Hello students, this is our 8th chapter respiration and circulation. In the previous video we were studying about mechanism of respiration and we have studied 4 different parts. First was breathing. Breathing में हम लोग ने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी that include inspiration, expiration. Then we studied external respiration, then internal respiration. फिर उसके बाद we have completed cellular respiration. In this part of our video, we will study our next topic, which is very interesting also, and it is as well as it is important. So the name of the topic is, so here we are going to study about regulation of breathing. कि breathing का regulation होता कैसे. Respiration is under dual control. एक होता है हमारा नर्वस और एक होता है केमिकल. तो जो नर्वस सिस्टम है वो रिलेटेड होगा टू ब्रेन और ब्रेन से ही डिफरेंट टाइप्स ऑफ केमिकल आते हैं. सो हियर इज इन योर स्क्रीन देयर इज़ अ डायग्राम ऑफ रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग which is an important diagram when you will attend this answer. First, the regulation start with the brain, that is our nervous system. ब्रेन के अंदर दो ब्रीदिंग कंट्रोल सेंटर्स है. फिर है पॉन्स, मेड्यूला. उसके बाद वहाँ से नर्व इम्पल्सेस ट्रिगर होती है एंड दैट कॉजेस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स. और उसके अंदर हमारे लंग्स में होता है इंटरकोस्टल मसल और एक नर्व होती है फ्रेनिक नर्व. देन हार्ट के थ्रू नर्व इम्पल्स फ्रॉम O2 सेंसर इंडिकेटिंग O2 डिक्रीज एंड जो CO2 होता है वो इंक्रीज होता है इन ब्लड एंड दिस एक्ट डायरेक्टली. O2 सेंसर इन आर्टरी कौन प्ले करता है? इट प्ले बाय आरोटिक आर्क. आरोटिक आर्क जो है वो O2 सेंसर होती है आर्टरीज में, जो O2 और CO2 के रेगुलेशन में हेल्प करती है. ब्रेन से एक नर्व आती है जो कि लंग्स में है एंड दैट इज़ फ्रेनिक नर्व. हमारा इंटरकोस्टल मसल है. दो नर्व्स है एक्चुअली, एक है इंटरकोस्टल नर्व और एक है फ्रेनिक नर्व. उसके बाद ये जो दोनों नर्व्स है ये नर्व इम्पल्स ट्रिगर करती है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल्स एंड दिस हैज़ बीन गिवन out by the brain by pons and medulla, and pons and medulla are the breathing control center of a brain. So let's go with the theory part. So regulation of breathing आया अब हमारा. Respiration is under dual control as I told you, nerves and chemical. Human adult breathe about 12 times per minute, while a newborn about 44 times per minute. This is very important for NEET point of view students. जो एक ह्यूमन अडल्ट है वो 12 टाइम्स ब्रीथ करेगा पर मिनट की बात कर रहे हैं हम लोग. और जो न्यू बॉर्न है ही विल ब्रीथ अबाउट 44 टाइम्स पर मिनट. Normal breathing is an involuntary process. It is an involuntary. It is not in our control. It happened automatically. Steady rate of respiration is controlled by neuron located in the pons and medulla. Pons और medulla ही control करते हैं ना rate of respiration, and they are known as respiratory centers. It regulates the rate and depth of breathing. It is divided into 3 groups. पहला है, it is divided into 3 groups. First is dorsal group of neuron in the medulla. इसका नाम है inspiratory center. Second है ventrolateral group of neurons in medulla. This is inspiratory as well as expiratory center. And the third is
pneumotaxic center located in pons, that is primarily limits inspiration, slow wave sleep and rapid eye movement sleep. ये 3 ग्रुप्स है जिसमें हमारा पॉन्स और मेड्यूला जो है, ये जो हमारा पॉन्स और मेड्यूला है वो क्या काम करते हैं, रेगुलेट करते हैं रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीदिंग को। तो ये जो तीनों सेंटर है, ये तीनों सेंटर मिलके दिस रेट एंड डेप्थ ऑफ ब्रीथिंग को कंट्रोल करते हैं, डिवाइड करते हैं, सब अपना अपना काम डिवाइड कर लिए। देन एक है एप्नियोस्टिक सेंटर जो कि मेड्यूला में होता है एंड इज एंटागोनिस्टिक टू द न्यूमोटैक्सिक सेंटर। एप्नियोस्टिक सेंटर होता है हमारे मेड्यूला में जो कि एंट एग्नोस्टिक है टू द न्यूमोटैक्सिक। एंड व्हाट इज एंट एग्नोस्टिक स्टूडेंट्स? देन ये जो एग्नोस्टिक और न्यूमोटैक्सिक सेंटर्स होते हैं, इट कंट्रोल नॉन रैपिड आई मूवमेंट, स्लीप एंड वेकफुलनेस। ये सारे मूवमेंट्स कंट्रोल होते हैं बाय पॉन्स एंड मेड्यूला। देन इसके आगे ड्यूरिंग रेस्पिरेशन व्हेन द लंग एक्सपांड टू अ क्रिटिकल पॉइंट, इंस्पिरेशन के टाइम पे लंग एक्सपांड होता है टू अ क्रिटिकल पॉइंट, द स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर स्टिमुलेटेड एंड इम्पल्सेस आर सेंट along the vagus nerve to the expiratory center. It then sends out inhibitory impulses to the inspiratory center. अब जब इंस्पिरेशन होता है तो लंग्स हमारे एक्सपांड होते हैं एक क्रिटिकल पॉइंट तक। क्रिटिकल पॉइंट मतलब जहाँ तक की भी उनका लिमिट है वहाँ तक। फिर ये जो स्ट्रेच रिसेप्टर है, जो ये स्ट्रेच करने वाला रिसेप्टर है, वो स्टिम्युलेट होता है, वो इम्पल्स दिखाता है एंड इट इज़ सेंट अलोंग द वेगस नर्व, जो हमारी वेगस नर्व है जो एक्सपिरेटरी सेंटर में इंक्लूड होती है। तो ये सारी चीज़ें इंस्पिरेशन के टाइम पे वेगस नर्व तक पहुंचती है। अब वेगस नर्व क्या करता है, इट देन सेंड आउट इनहिबिटरी इम्पल्स टू द इंस्पिरेटरी सेंटर। अब जो इंस्पिरेटरी मसल्स होती है वो अब तो स्ट्रेच हो गई। अब ये मसल्स पहले जो स्ट्रेच थी अब रिलैक्स हो रही है एंड एक्सपिरेशन फॉलोज। एज एयर लीव्स द लंग्स ड्यूरिंग एक्सपिरेशन, द लंग्स आर डिफ्लेटेड, पूरी तरीके से खाली हो जाते हैं एंड द स्ट्रेच रिसेप्टर आर नो लॉन्गर स्टिम्युलेटेड। लंग्स डिफ्लेट होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर जो है दे आर नो लॉन्गर स्टिम्युलेटेड, वो अब स्टिम्युलेट नहीं हो रहे। दस द इंस्पिरेटरी सेंटर इज़ नो लॉन्गर इनहिबिटेड। अब इंस्पिरेटरी सेंटर की ज़रूरत नहीं है और अब न्यू रेस्पिरेशन बिगिन होगा, क्योंकि इंस्पिरेशन हो गया, एक्सपिरेशन हो गया, अब न्यू रेस्पिरेशन होगा। फिर दिस इवेंट आर कॉल्ड हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स, जहाँ पे ये दो एक्सपिरेशन इंस्पिरेशन हो गया तो, और जहाँ पे न्यू इन रेस्पिरेशन बिगिन होता है तो इस इवेंट को बोलते हैं हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स। ये जो हैरिंग ब्रूअर रिफ्लेक्स है ये कंट्रोल करता है द डेप्थ एंड रिदम ऑफ रेस्पिरेशन, कितना डेप्थ है रेस्पिरेशन का, कितना ज़्यादा रिदम है, ये सारी चीज़ को कंट्रोल करता है। इट ऑल्सो प्रिवेंट द लंग फ्रॉम इन्फ्लेटिंग टू द पॉइंट ऑफ बस्टिंग, कि जब वो इन्फ्लेट करता है तब वो बस्टिंग की पॉइंट ना चले जाए, वो बर्स्ट ना हो जाए, ये इसलिए भी लंग को प्रिवेंट करता है। जो रेस्पिरेटरी सेंटर होता है हैज़ कनेक्शन विद द सेरिब्रल कॉर्टेक्स, विच मीन्स we can voluntarily change our pattern of breathing. Voluntary control is protective because it enables us
to prevent water or irritating gases from entering the lungs. हम पानी और irritating gases ये सबको prevent करते हैं कि हमारे lungs में ना जाए. But the ability to stop breathing is also limited by the buildup of carbon dioxide in the blood. हम लोग हमारे साइड से वॉलेंट्री कंट्रोल कर लेते हैं, वॉलेंट्री कंट्रोल से प्रोटेक्ट करते हैं, बट जो एबिलिटी होती है ब्रीदिंग को स्टॉप करने की ये लिमिटेड है बाय द बिल्डअप ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड. सो ये था हमारा पूरा रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक है मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स. कि क्या ऐसे मूवमेंट है, मॉडिफाइड मूवमेंट होते हैं रेस्पिरेशन के टाइम पे. तो सम रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल मूवमेंट एंड हेल्प एक्सप्रेसेस इमोशन और क्लियर द एयर पैसेज. रेस्पिरेटरी मूवमेंट किसी किसी में डिफरेंट होता है, आर डिफरेंट फ्रॉम नॉर्मल मूवमेंट से, and it help expresses emotion or clear the air passage of this movement. Some may be reflexes, कोई reflex हो गए, but other can be initiated voluntarily. कुछ reflex होगा but कुछ अपने आप initiate भी होगा voluntarily. reflexes तो वो हो गए. अब रिफ्लेक्सेस मतलब जिसका हम लोग सडन रिएक्शन देते हैं वो रिफ्लेक्स हो गया, बट कुछ मूवमेंट्स हम लोग वॉलेंट्रली करेंगे और ये वॉलेंट्री मूवमेंट है कफिंग, यॉनिंग एक्सेट्रा. तो ये है मॉडिफाइड रेस्पिरेटरी मूवमेंट. कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक है कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. अब जब रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करते हैं तो देर आर मैनी डिसऑर्डर्स. बहुत सारी बीमारियां हैं जो रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड है. इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट सम डिजीजेज विच आर वेरी कॉमन, some diseases which are common disorders of respiratory system. So moving forward, the name of the disorders are emphysema, chronic bronchitis, acute bronchitis, sinusitis, laryngitis, pneumonia, asthma. Last is occupational respiratory disorder, that is silicosis and asbestosis. So we will study their symptom, care, cause and treatment. What are the treatment for that? First is emphysema. Emphysema का symptoms है breakdown of alveoli. What is alveoli? We all know. Shortness of breath. Cause है इसका smoking, air pollution. Treatment है if we will quit smoking, avoid polluted air, administer oxygen to relieve symptom. Second है chronic bronchitis, same coughing, shortness of breath, same cause, same treatment. But here the treatment is कि हम लोगों को avoid करना है polluted air को. If possible, move to warmer, drier climate. Third है acute bronchitis. इसके symptom क्या होते हैं? Bronchitis है तो inflammation of bronchi होगी. itis मतलब inflammation होता है. शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, येलो म्यूकस कर्व्ड अप होगा. देन इसका कॉजेज होगा वायरसेस एंड बैक्टीरिया. इफ़ बैक्टीरियल टेक एंटीबायोटिक कफ मेडिसिन, यूज़ वेपोराइज़र. देन है साइनोसाइटिस. साइनोसाइटिस में क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है ऑफ द साइनसेस, that is mucus discharge. Again the causes are same, viruses and bacteria. If bacterial, take antibiotics and decongestant, use vaporizer.
अब लैरिंजाइटिस है तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द लैरिंग्स, vocal cord, sore throat, hoarseness of voice, mucus buildup and cough. Causes are same, viruses and bacteria. ट्रीटमेंट में हम देंगे अगर बैक्टीरियल है तो एंटीबायोटिक, कॉज कफ मेडिसिन, वॉइस रेस्ट, अवॉइड इरिटेंट लाइक स्मोक. Third, next is pneumonia. Pneumonia is a very common nowadays. Inflammation of lungs ranging from mild to severe. Cough and fever, shortness of breath, chills, sweating, chest pain, blood in mucus. Same cause, bacteria and virus. What we can do is consult physician because it is a chronic disease. थोड़ी हैवी डिजीज़ है, इट इज़ डेंजरस डिजीज़. वी हैव टू कंसल्ट फिजिशियन इमीडिएटली. वी हैव टू स्टार्ट आवर कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक्स, कफ मेडिसिन, स्टे एट वार्म प्लेसेस. अस्थमा है तो कॉन्स्ट्रक्शन होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन होता है ऑफ ब्रोंकियोल्स, म्यूकस बिल्डअप इन ब्रोंकियोल्स, पीरियोडिक विजिंग, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग. देन इसका कॉज क्या है? एलर्जी टू पोलन, सम फूड एडिटिव्स, देन पेट हेयर एक्सेट्रा. इसके ट्रीटमेंट है यूज़ ऑफ इनहेलेंट्स टू ओपन पैसेज वेज, अवॉइड इरिटेंट्स. लास्ट है हमारा ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर विच इंक्लूड्स सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस. सिलिकोसिस और एस्बेस्टोसिस पे इफ़ यू वांट टू रिसर्च मोर देन गूगल इट स्टूडेंट्स. सिलिकोसिस एंड एस्बेस्टोसिस में क्या होता है? दोनों भी ऑक्यूपेशनल डिजीज़ेस हैं कि हमारे ऑक्यूपेशन में वो चीज़ें प्रेजेंट है. सिलिकोसिस में सीलिया प्रेजेंट होता है एंड एस्बेस्टोसिस में एस्बेस्टोस होता है. इसमें क्या होता है? इन्फ्लेमेशन होता है, फाइब्रोसिस का, लंग डैमेज. देन द कॉज इज़ लॉन्ग टर्म एक्सपोजर टू डस्ट पार्टिकल्स जैसे कि सीलिया के लिए सिलिकोसिस डिजीज़ का नाम है. एस्बेस्टोस के लिए एस्बेस्टोसिस डिजीज़ का नाम है. पार्टिकल्स ड्यूरिंग ऑक्यूपेशन. देन फिर इसके ट्रीटमेंट में आता है प्रोटेक्टिव मास्क एंड गियर ड्यूरिंग वेयरिंग. ये हो गए हमारे कॉमन डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम. मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. नेक्स्ट है आर्टिफिशियल वेंटिलेशन. कि जो आर्टिफिशियल वेंटिलेशन होता है उसे एक दूसरा नाम देते हैं आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का. इट इज़ अ मेथड ऑफ इंड्यूसिंग ब्रीदिंग in a person when natural respiration has ceased or is flattering. जब रुक गई है रेस्पिरेशन या सीज्ड हो गई है तब हम लोग आर्टिफिशियल वेंटिलेशन यूज़ करते हैं. इफ़ यूज्ड प्रॉपरली एंड क्विकली, it can prevent death due to drowning, choking, सफोकेशन, इलेक्ट्रिक शॉक एक्सेट्रा. ड्राउनिंग मतलब होता है डूब के मौत जो हो जाती है, डेथ होती है ड्यू टू पानी में जब इंसान डूब जाता है तब बोलते हैं ड्राउनिंग. चोकिंग मतलब अगर गला घोट देते हैं विथ सम रस्सी के साथ, रोप के साथ जब गले पे नेक पे टाई करते हैं वो रोप, तो वो वाली डेथ को बोलते हैं चोकिंग. सफोकेशन मतलब बाय यूजिंग ऑफ सम प्लास्टिक बैग्स, जब फेस को सफोकेट करते हैं, ऑक्सीजन नहीं देते हैं प्रॉपर, और उसके बाद जब इंसान की डेथ हो जाती है तो उस डेथ को बोलते हैं सफोकेशन. एंड इलेक्ट्रिक शॉक मीन्स शॉक के थ्रू डेथ होना. दिस प्रोसेस इन्वॉल्व्स टू मेन स्टेप: स्टेब्लिशिंग and maintaining an open air passage from the upper respiratory tract to the lungs, and force respiration, inspiration and expiration.
as in the mouth to mouth respiration or by chemical means like ventilator. तो इसमें क्या था, इस प्रोसेस में दो मेन स्टेप होते हैं, एस्टेब्लिशिंग एंड मेंटेनिंग करने के। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा वेंटिलेटर। वेंटिलेटर इज़ अ मशीन दैट सपोर्ट ब्रीथिंग एंड इज़ यूज ड्यूरिंग सर्जरी, treatment for serious lung disease or other condition when normal breathing fails. It is mainly used in hospital as a part of life support system. We all have seen this. We all know about something about ventilator. सर्जरी के टाइम पे यूज़ करते हैं, लंग डिजीज़ेस का ट्रीटमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। वेंटिलेटर्स डू द फॉलोइंग। फर्स्ट उनका यूज़ है that it is get oxygen into the lungs. Second है it remove carbon dioxide from the lungs. थर्ड है help the patient to breathe. तो जब ये ऑक्सीजन लेने में हेल्प करते हैं लंग्स को, it remove carbon dioxide from the lung, it help the patient breathing. So obviously it is a very important support system of breathing during surgery. तो यहाँ पे we completed our two concepts, that is artificial ventilation and ventilator. Then moving to the next slide है transportation in living organism. So students, all living organism whether unicellular or multicellular show an important property of exchange of material with their surrounding as well as between various parts of their cell or body. We all know about this. Then organisms that take up oxygen and nutrient from the surrounding, these are circulated within the body for various metabolic activities. ऑक्सीजन तो बॉडी में सर्कुलेट होता है एंड फॉर व्हाट, फॉर वेरियस मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. The waste generated within are given out into the surrounding. जो भी हमारे बॉडी के अंदर वेस्ट प्रोडक्ट जमा हुआ है, we give that out in the surrounding. Then transportation जो है in organism and animal, it occur by diffusion and by active transport between the cell. This mechanism is suitable whether the surface area of the body is large, surface area body large हो and the distance between part of the body in the organism is extremely small. surface area large हो या small हो, ये mechanism suitable है. Cyclosis is the streaming movement of the cytoplasm shown by almost all living organism. It is very important. Movement of the cytoplasm is called as cyclosis. ये streaming movement है, मतलब हर living organism में ये चीज़ देखी जाती है. फिर example Paramoecia, amoeba, root hair cell of many plants and WBCs in animals. It is for transportation within the cell or intracellular transport. It is for transportation within the cell. सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है और इसको बोलते हैं इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट. जैसे जो स्पॉन्जेस और कोलैंट्रेट्स होते हैं, स्पॉन्जेस और कोलैंट्रेट्स के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं. इन दोनों में the surrounding water is circulated through the body cavity. जो भी बॉडी की कैविटी है उसके थ्रू सर्कुलेट होता है. फ्लैट वॉर्म में there is parenchymal circulation. राउंड वॉर्म में there are no blood vessels and the body fluid is moved around the viscera by contraction of body wall and muscle. जो राउंड वॉर्म्स होते हैं उनमें ब्लड वेसल्स नहीं होते. बॉडी फ्लूइड जो है इट मूव अराउंड द विसरा बाय कॉन्ट्रैक्शन ऑफ बॉडी. जैसे उनकी बॉडी कॉन्ट्रैक्ट होती है तो विसरास के थ्रू बॉडी फ्लूइड जो है वो मूव करते हैं अराउंड द बॉडी एंड दिस इज़ कॉल्ड एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट.
ऐसे टाइप के जो ट्रांसपोर्ट होते हैं उनको एक्स्ट्रा सेलुलर ट्रांसपोर्ट बोलते हैं. So here we studied two types of transport. एक है intracellular transport, that is transportation within the cell, and second we studied about extracellular transport. So now we will study the circulation in animals in the next video, students. So till then stay tuned and practice diagram. We will study circulation in animals in the next video. Thank you.